So, welcome student to the first chapter of History and Civics. So, today we will be starting up our first chapter, that is the First War of Independence 1857. Student, we will be doing this particular chapter in sections, right? So as we can complete the chapter in much more understanding way, right? Because the whole of the chapter in one video it's not possible. So today we will be dealing with the causes of the First War of Independence, right, and the political causes like the political policy of expansion by outright wars and subsidiary alliance and many more in the videos to come, right? So we will be dealing in detail, right, student? And important info, if you want to be updated with the latest notification, you can subscribe of the channel so that you can be updated with the recent uploads. So without any delay, let's get started, right? So this is the Indian national movement, that is the First War of Independence 1857. So students, for the first 100 years of the British rule, that is in India, तो इस टाइम पे होता क्या है, फ्रॉम दैट इज फ्रॉम द 1757 टू 1857। तो इस टाइम में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन जो है स्टार्ट कर दिया था इंडिया के अंदर, राइट? और ना ही मतलब इन्होंने जो कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन करना जो इन्होंने करा था वो बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रहे थे। ओके, अब देखो ये जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर, तो ये क्यों आए थे? दे वर हेयर फॉर देयर इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट? और जब इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए आए थे तो एक्सप्लॉयटेशन तो इट्स अ मस्ट फॉर देम बिकॉज दे वर हेयर फॉर दैट ओनली। इसी के लिए तो आए थे ना वो, ठीक है ना? कोई यहाँ पे ऐसा तो था नहीं कोई कोई यहाँ पे कुछ बांटने के लिए आ रखे होंगे या यहाँ को, या फिर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया दे वर हैविंग सम सॉफ्ट कॉर्नर और कुछ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना? वो आए थे अपनी वजह से और वो था उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वही वो फुलफिल कर रहे थे, राइट? तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए। अब जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए तो काय के लिए लाएंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस? फॉर देयर ओन बेटरमेंट एंड फॉर देयर ओन बेनिफिट। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो किस किस के ऊपर पड़ा? इसका इम्पैक्ट पड़ा इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब हर एक सेगमेंट जो था इंडियन सोसाइटी का उसके ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम बात करें आर्टिशंस की, पीजेंट्स की, सोल्जर्स की, सॉरी, और ज़मींदार्स हो गए, मीन्स हर एक सेक्शन जो था उसको उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा उसकी कंडीशन जो थी इतनी वर्स और वर्स कर रखी थी बिल्कुल कि किसी लायक नहीं छोड़ा था, राइट? सो 1857 के अंदर क्या हुआ कि यही चीज़ जब एक तरीके से उनके ऊपर उन्होंने हरासमेंट करते रहे, उनके एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, तो यही जो है एक तरीके से मास अपराइजिंग का इसने रूप लिया, ठीक है ना? मतलब एक तरीके से ये रिवोल्ट जो था वो एक तरीके से क्या था, वो एक उसका ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट जो आपने पढ़ा ही है ना, अगर कोई इफेक्ट हो रहा है तो कोई ना कोई कॉज होगा। तो ये जो कॉज था वो यही सारे सारे थे कि इन्होंने जो है इतना ज़्यादा उनको जो है सप्रेस कर रखा था कि उसका इफेक्ट ये पड़ा कि भाई 1857 में इन्होंने उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, ठीक है ना? और यही जो आपका पीपल का मतलब जो गुस्सा था इसी को बोला गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इसके फॉर्म में बाहर निकल के आया, ठीक है ना? अब इसके अलग अलग कॉजेज कौन कौन से हैं, ठीक है ना? कॉज एंड इफेक्ट मैंने बताया ना, तो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसका इफेक्ट ये हुआ। तो देखो पहला कॉज पढ़ते हैं हम, क्या है वो है पॉलिटिकल कॉज। तो स्टूडेंट देखो पॉलिटिकल कॉज के अंदर, तो पॉलिटिकल कॉज के अंदर सबसे पहले आपका क्या है, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है ना? तो देखो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के अंडर आपके हैं ये आपके चार तरीके हैं जिसके थ्रू इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है एक्सपैंड किया, ठीक है ना, अपना डोमिनियन, ठीक है ना? डोमिनियन बोलते हो टेरिटरी, ठीक है ना? अपना जो उन्होंने जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड किया। तो देखो जो ब्रिटिशर्स थे उनका तो ये था कि जितने भी नेटिव इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है ना, उनको जो है अपने कंट्रोल में लाना। तो जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपनी जो उसकी पावर थी वो बहुत ज़्यादा उसके बाद में एक्सपेंड होने लगी थी, मतलब ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावर में आने लगे थे। तो जो ब्रिटिश है उसने अपनी जो पॉलिटिकल पावर है उसको चार तरीके से उसने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, यहाँ पर उसको और पावरफुल में लेके आने की कोशिश करी। पहला था बाय आउटराइट वॉर्स, दूसरा उन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस, तीसरा उन्होंने क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को अडॉप्ट कर लिया, और जो चौथा किया उन्होंने एल मिस रूल को प्रिटेक्ट कर दिया, ठीक है ना? अब ये सब के सब क्या है, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टेल यू इन डिटेल। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे बाय आउटराइट वॉर्स।
बाय आउटराइट वॉर्स का मतलब क्या हुआ कि ये गए लड़ाइयों पे, ठीक है ना। इन्होंने डायरेक्ट जिसको बोलते ना कि लड़ाई पे चले जाना, लड़ाई पे करना, ठीक है ना। फॉर वॉर दे यू नो दे अडॉप्टेड दिस पॉलिसी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी टेरिटोरियल पावर को इंडिया के अंदर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेफ गार्ड किया, और उसके अंदर इन्होंने अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट थे उसको तो इन्होंने बिल्कुल ही बचा के रखा, ठीक है ना। और इस चीज़ को उन्होंने और एक्सपेंड करने की कोशिश करी कि उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं और जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो एकदम फुलफिल होते रहें, ठीक है ना। अब हम बात करें वॉर्स की, तो देखो सबसे पहले 1764 में कौन सा वॉर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है ना। अब ये जो हुआ था इसके बाद में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने एक तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट में लेके आ गए और वो आपके बैठ गए बंगाल में, ठीक है ना। बिहार और उड़ीसा भी मतलब इसी टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब होता क्या है कि इस सक्सेस के बाद में इन्होंने फिर और आगे भी यही प्रोसेस को अपनाया। तो उसके बाद में 1767 से लेकर 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा, ठीक है ना। और इसके थ्रू इन्होंने क्या किया था, जितने भी मैसूर की जो स्टेट थी वो सब कुछ एनेक्स कर ली, ठीक है ना, अपने अंडर ले लिया। फिर उसके बाद में इन्होंने लड़ा एंग्लो मराठा वॉर्स 1817 से लेके 1818 तक, ठीक है ना। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जितना भी पेशवास का जो डोमिनियन था वो सारा का सारा जो है इन्होंने एनेक्स कर लिया। अब उसके बाद में इन्होंने 1849 में पंजाब को भी एनेक्स कर लिया, ठीक है ना, जहाँ पे इन्होंने जो है एंग्लो सिख वॉर लड़ा, राइट। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने जो है इतने सारे के सारे जो इन्होंने वॉर लड़े, तो इन सब के इन इन सब से इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो टेरिटरी है उसको अनेक्स कर लिया, राइट स्टूडेंट। ओके, अब इसके बाद में जो आपका आता है नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस में मतलब इन्होंने क्या किया, अब देखो ये लेके कौन आया था, ये लेके आए थे लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये, इनका आपको जो फोटो है वो आपकी बुक में अगर होगी, वैसे तो है आपको, अब इसको अच्छे से देख लेंगे। 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट पार्ट में, और मोर देन दैट भी आ सकता है आपका इन द सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो इन्होंने क्या किया कि जो कुछ इंडियन स्टेट्स को उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर लेके आएंगे बिना उनको एनेक्स करे हुए, ठीक है ना। अब उन्होंने इसके लिए पॉलिसी लेके आए थे जो बनाई थी सब्सिडरी अलायंस, जो कि कौन लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली, राइट। ओके, तो देखो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या शर्तें रखी, इन्होंने बोला कि अंडर दिस सिस्टम इंडियन रूलर्स जो कि एग्री करेंगे सब्सिडरी अलायंस को, उनको क्या क्या करना पड़ेगा, उनको पहली कंडीशन ये बोलनी पड़ेगी कि भैया सुप्रीम पावर कौन है, ब्रिटिश, और इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ सुप्रीमेसी, ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने क्या मानी, उन्होंने बोला कि जितने भी फॉरेन रिलेशन है उनको सरेंडर कर दो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है ना। और कि ना तो किसी अलायंस में जाओगे आप, ना ही किसी के साथ आप वॉर में जाओगे, कुछ नहीं करने वाले हो आप, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, किसी काम का नहीं छोड़ना है। तीसरा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने हेडक्वार्टर में एक्सेप्ट करना है, और किसी भी यूरोपियन को बिना कंपनी के कंसेंट के उसको जो है सर्विस में नहीं रखना है, ठीक है ना। चौथा इन्होंने क्या बोला कि हम आपको देंगे ट्रूप्स, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात भाई, ट्रूप्स दे रहे हैं, ठीक है ना, मगर उसका खर्चा कौन उठाएगा, वो पर्टिकुलर टेरिटरी का रूलर, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, उन्हीं के घर में घुस के उन्हीं से तनख्वाह मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको मेंटेन कौन करेगा, वहाँ का रूलर, वो अपनी कॉस्ट पे, ठीक है ना। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, इसका मतलब बचा क्या फिर, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो रूलर है उसकी तो अपनी सोवर्डिनिटी इंटीग्रिटी तो सब ऐसी तैसी हो गई, ठीक है ना। तो वो अपना इंडिपेंडेंस भी लूज हो गया, ठीक है ना, मतलब दिखने का राजा मतलब है कुछ नहीं, ठीक है ना, पपेट्स। तो 1856 के मतलब टाइम पीरियड में जितने भी आपकी जो स्टेट्स थी, पार्शली जो भी स्टेट्स, मतलब ज़्यादातर हम बात करें वहाँ पे, तो या तो अलायंस में चली गई थी या उन्होंने एनेक्स कर लिया था, ठीक है ना। तो जो ब्रिटिश हैं वो एक तरीके से सुप्रीम पावर बन के निकले, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने जो है इतना सब कुछ कर डाला, एनेक्स कर लिया, कुछ को उन्होंने अलायंस कर लिया, ठीक है ना। तो जो अब रूलर थे उनकी कंडीशन ये हो चुकी थी कि वो पपेट से ज़्यादा कुछ नहीं थे, ठीक है ना। अगली बात आती है आपकी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ, ये हो गया आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है कि इस पॉलिसी के अंदर देखो सबसे पहले बात करेंगे ये लाया कौन था, ये लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के। इन्होंने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अनेक्स किया था, ठीक है ना। अब किस किस को अनेक्स किया वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पॉलिसी थी क्या वो देख लो आप, कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हायर्स हैं, ठीक है ना, जिनको अडॉप्ट किया गया है बिना कंपनी के कंसेंट के, वो जो हैं केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही क्या करेंगे, जो रूलर है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही ले पाएंगे, उसकी टेरिटरी के ऊपर उनका कोई भी अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया, मतलब जो महल वहल है बस वही है, बाकी जो टेरिटरी है बस उस पर कुछ नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने भाई चलो, राइट। तो अब क्या हुआ कि मतलब उन्होंने, ये तो मतलब रिटालिएशन वाली बात हो गई, राइट, कि भाई अडॉप्टेड है चाहे जैसा भी है तो सन का बेटा ही
सन का बेटा बोल रहा हूँ, राजा का, सॉरी राजा का सन है, ठीक है ना, प्रिंस एंड प्रिंसेस जो भी होंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर एक इन्होंने ट्विस्ट क्या लाए, ट्विस्ट ये है कि भाई जो टेरिटरी जो है, माना बात चलो सन की नहीं है, ठीक है ना, सन की वो प्रॉपर्टी नहीं रही तो फिर अब किसकी होगी, तो बिना किसी मेहनत के सिंपल से एक पॉलिसी लाने की वजह से वो सब चला जाएगा कंपनी रूल के अंडर। मतलब समझ रहे हो क्या गजब लूटने का तरीका निकाल के लेके आए थे ये, ठीक है ना। सो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने झांसी को अपने अंडर ले लिया, ठीक है ना। क्योंकि भाई झांसी में क्या था, तो झांसी के रूलर जब आपके 1853 में उनकी डेथ हो गई, तो जो उनके जो सन थे, ठीक है ना, आनंद राव, राइट, तो जो आनंद राव थे वो आपके क्या बोलता हूँ, उन्होंने उनको बोल दिया कि भाई आप क्या हो, लॉफुल नहीं हो, ठीक है ना, उन्होंने उनको माना ही नहीं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी थ्रोन उनसे चली गई, ठीक है ना। तो ये तो मतलब एक तरीके से उनका जो है थ्रोन लेके उन्होंने जो है अनेक्स कर लिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने सतारा में भी, जैतपुर में भी, संबलपुर में भी, उदयपुर, नागपुर, ये सारे के सारे इन्होंने जो है अपने अंडर ले लिए, ठीक है ना। और इन्होंने जो इनका जो एक पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन था उसको और बढ़ावा दिया और एक्सपेंड करते करते उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है ना, टेरिटरी को अनेक्स कर लिया, राइट। अब आता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अलेज मिसरूल। अब देखो इसके अंदर क्या है कि भाई कुछ तो इन्होंने इस तरीके से ले लिए। अब मिसरूल इन्होंने क्या बोला इसमें, ये इन्होंने बोला 1856 के अंदर डलहौजी, ये भी डलहौजी लेके आए थे, ठीक है ना। इन्होंने इस तरीके से अवध को अपने कब्जे में लिया था। इन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि ये आपसे तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना, एंड फॉर द गुडनेस ऑफ द गवर्न, ठीक है ना, मतलब ये है कि ताकि जो है अवध को प्रॉपरली गवर्न कर सकें, इसलिए आपसे लिया जा रहा है, ठीक है ना, राइट। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है उसको अनेक्स कर लिया, ठीक है ना। अब जो है मतलब ये जो प्रॉमिस था उन्होंने जो रूलिंग चीफ से किया था वो तो उन्होंने ब्रोक कर दिया ना, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ, रिजेंटमेंट आया, ठीक है ना। पर्टिकुलरली अगर हम अवध की बात करें तो वहाँ पे रिजेंटमेंट तो आना पक्का पक्का ही है, ठीक है ना। ओके, भाई किसी राजा को बोलेंगे कि आपसे नहीं हो रहा है और आप हमें दे दिए, ठीक है ना, तो राजा बोलेगा आप कौन, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया, ठीक है भाई, हार गए अपना किंगडम वो अलग चीज़ है, मगर ये क्या था, ठीक है ना, भीख भी मांग रहे हैं वो भी रॉयल रॉयल एक तरीके से, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, जस्टिफिकेशन यही दिया कि भाई फॉर द गुड ऑफ द गवर्न जो है वो उसको अनेक्स करेंगे, ठीक है ना, अनेक्स कर लिया उसको। अब देखो बोला क्या कि लोगों का भला होगा, अब भला क्या हुआ वो देखेंगे हम इसमें। देखो हुआ ये कि जो पीपल थे उनको और ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ गई, उनको और ज़्यादा हायर रेवेन्यू देना पड़ गया, एडिशनल टैक्सेस देने पड़ गए, फूड पे, हाउसेस पे, फेरीज मतलब आने जाने पे, ठीक है ना, जस्टिस के लिए भी, ठीक है ना। तो हुआ ये कि जो नवाब जो मतलब अब जो अवध के नवाब थे, ठीक है ना, उनका जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा का सारा उन्होंने जो है बिल्कुल बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दिया। अब जितने भी नोबल्स थे, ऑफिशियल्स थे, सोल्जर्स थे, सबको आउट ऑफ जॉब हो गए वो, ठीक है ना, समझ में आया। तो जितने भी आपके जो हैं ये आपके जितने मतलब उस टाइम पे जितने भी ताल्लुकदार थे स्टेट के अंदर वो सब के सब जमींदार जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, वो सब के सब ऑप्रेस हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है ना, और वो बन गए एकदम बिटर अपोनेंट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, बनना ही था, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें कंपनी के सिपाही के अंदर 75,000 से ज़्यादा कहाँ के थे, अवध के थे, ठीक है ना। मतलब उन्होंने अवध के ऊपर ही इतना ज़्यादा उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस इम्पोज करे, ठीक है ना। अब देखो जो सिपाही थे वो अवध के थे, तो एक तरफ से दे के दूसरी तरफ से ले रहे हैं, तो उनका तो मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं वो, उनका तो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर ओवर बर्डन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनको जो है जो टैक्सेस थे वो इतना ज़्यादा हायर टैक्सेस देने पड़े थे, ठीक है ना, क्योंकि उनकी लैंड और फैमिलीज कहाँ थी, अवध के अंदर ही थी, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जो सोल्जर्स थे जो कि मतलब उनकी हेल्प कर रहे थे, जिनकी हेल्प की वजह से ये सब कुछ क्या कर रहे थे, मतलब एनेक्स करने पे तुले पड़े हुए थे, और उन्हीं के ऊपर इन्होंने इतना ज़्यादा जो है बर्डन डाल दिया, ठीक है ना। तो ये एक अपराइजिंग के लिए एक मेजर रोल प्ले किया ये अवध का जो आपका सिनेरियो था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। अब देखो बहादुर शाह जफर कौन थे, तो स्टूडेंट बहादुर शाह जफर जो थे वो थे मुगल रूलर, ठीक है ना। अब ये जो थे ये थे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, और ये रिसीव करते थे पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश। अब 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इन्होंने अनाउंस कर लिया कि भाई देखो सक्सेसर जो होगा बहादुर शाह जफर का उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो रेड फोर्ट को यूज़ करे एज अ पैलेस। समझ रहे हो, मतलब राजा का पैलेस यूज ही नहीं होना है, मतलब उसने बोला कि जो है और उनको
ये बोला गया कि वो शिफ्ट कर जाएंगे कहाँ पे, कोई भी प्लेस पे नियर द कुतुब मीनार के पास में कोई भी प्लेस पे जाके शिफ्ट कर लो, मगर आपको जो है रेड फोर्ट को यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है ना। पहला फरमान तो ये आ गया। अगला फरमान आता है 1856 में। उसके बाद अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या बोलते हैं कि भाई बहादुर शाह जफर के बाद में उनका जो भी सक्सेसर होगा उसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा कि वो इम्पीरियल टाइटल को यूज़ करे। इम्पीरियल टाइटल में समझते हो ना, प्रिंसेस, प्रिंस, किंग, ठीक है ना, नवाब एंड ऑल दैट, ये आपके इंपीरियल टाइटल होते हैं। रॉयल टाइटल जिनको हम बोलते हैं उनको जो है यूज ही नहीं कर सकता। मतलब एक तो उनका सब कुछ छीन लो, ऊपर से उनका टाइटल भी मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना। अब ये जो डिसीजन था ब्रिटिश का, ये तो भाई मुस्लिम जो थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर एक मुस्लिम रूलर था, तो मुस्लिम्स को तो मतलब बड़ा उनको एजिटेट हो गए वो तो, ठीक है ना, उनका एजिटेशन का वो हो गया बिल्कुल ही, ठीक है ना, डिसकंटेंट हो गए वो। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो जीनत महल थी, अभी जीनत महल कौन है, जीनत महल है बहादुर शाह जफर की वाइफ, ठीक है ना। अब इन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया प्लॉटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट, ठीक है ना। अब जब हस्बैंड की हाल करी तो फिर वाइफ को तो करना ही था ये, ठीक है ना, राइट। अब आता है थर्ड, दैट वाज द ट्रीटमेंट गिवन टू द नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई। तो देखो जैसे मैंने अभी बताया अभी तक कि जो नाना साहेब थे वो अडॉप्टेड सन थे किसके, वो थे बाजीराव सेकंड के, जो कि कौन थे, लास्ट पेशवा रूलर, राइट। तो जो ब्रिटिश जो है उन्होंने नाना साहेब को पेंशन देने के लिए मना कर दिया, ठीक है ना, जैसे कि वो बाजीराव सेकंड को दे रहे थे, ठीक है। अब हुआ ये कि नाना साहेब को जो है उन्होंने कानपुर भेज दिया। अब जो कि उनकी जो फैमिली सीट है पूना, वो वहाँ से दूर है, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ कि जो मराठा था, जो मराठा रीजन है, उनके अंदर तो बहुत रिजेंटमेंट आया, ठीक है ना। मतलब होता ही है कि भाई हमारे जो महाराजा हैं उनको कहाँ से कहाँ भेज दिया, मतलब ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या था कि जो नाना साहेब थे ना, नाना साहेब जो हैं वो अपनी जो उनकी वेल्थ थी, ठीक है ना, जो कि उनसे पहले जो पेशवा रूलर थे उनकी जो वेल्थ थी वो उसको क्या करते थे, वो उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर भेजते थे, ठीक है ना। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे वो उसको, फॉर जनरेटिंग द अवेयरनेस, किस बारे में अवेयरनेस, फॉर अवेकनिंग द इंडियंस, ठीक है ना, अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी, जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज बन रही थी, दैट वाज अगेंस्ट द इंडियंस, ओके। तो इसके बाद क्या हुआ, जो नाना साहिब थे वो चले गए, मतलब वो ही ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, किस चीज़ के लिए, फॉर गैदरिंग अप द सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, ठीक है ना। कौन सा मूवमेंट, ये जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ हैं दैट वाज अगेंस्ट द इंडिया एंड द इंडियंस, राइट। अब रानी लक्ष्मीबाई का क्या हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं शी वॉज फ्रॉम झांसी, ठीक है ना। अब ये जो है ये भी विक्टिम थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो इनके जो सन थे अडॉप्टेड सन, ठीक है ना, आनंद राव, उनको तो ब्रिटिश ने मानने से ही इनकार कर दिया कि वो लीगल हायर ही नहीं है थ्रोन के, ठीक है ना, ओके। तो और जो भी रूलर थे उन, ठीक है ना, जो एडवर्सली अफेक्ट नहीं भी हुए थे उनको भी लगा कि भाई ऐसा है, आज इनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी ना हो इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। तो उनको लगा कि हमारे साथ भी कल के दिन ऐसे ही हो सकता है, ठीक है ना। तो वो भी उनके अगेंस्ट में चले गए ब्रिटिश के, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एब्सेंटी सोवर्जिनिटी ऑफ द ब्रिटिश। अब देखो एब्सेंटी सोवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है, एब्सेंटी सोवर्जिनिटी का मतलब ये होता है कि जो रूलर है एक पर्टिकुलर रीजन का वो उस जगह पे है ही नहीं, उस रीजन में है ही नहीं, वो कहीं से और से बैठ के फार अवे प्लेस से क्या कर रहा है, उसको गवर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो एब्सेंटी सोवर्जिनिटी मीन्स दैट द रूलर ऑफ द रीजन इज नॉट प्रेजेंट इन हिज रीजन, ओके, एंड इट इज गवर्निंग इट फ्रॉम द फार अवे प्लेस, राइट, ओके। तो देखो यहाँ पे भी यही था कि इंग्लैंड से गवर्नमेंट चल रही थी पूरी की पूरी, जो कि 1000 माइल्स दूर थी, ठीक है ना। अब जो एक तरीके से जो एब्सेंटी सोवर्जिनिटी थी, ठीक है ना, इसको तो मतलब रिसेंट करा गया कि भाई मतलब हमारे बारे में सोचा जा रहा है, कहाँ बैठ के, इंग्लैंड, मतलब अलग ही लेवल का इनका चल रहा था, ठीक है ना। मजाक की भी हद मचा रखी थी इन्होंने, मजाक समझ के बैठा कितने पूरा, ठीक है ना। तो जो रूलर थे जैसे कि मुगल, ठीक है ना, उन्होंने पूरा का पूरा जैसे कि उन्होंने इंडिया कॉन्कर किया था, ठीक है ना, व्हेन दे हैव इन्वेडेड, ठीक है। अब वो इंडिया के अंदर आके इन द कोर्स ऑफ टाइम दे सेटल इन इंडिया, राइट। अब जो भी रेवेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया वो सारा का सारा रेवेन्यू इंडियन से उन्होंने कलेक्ट किया, बट दैट वॉज स्पेंड ऑन द, दैट वॉज स्पेंड इन इंडिया ओनली, राइट। मगर अगर हम बात करें इन के केस ऑफ द ब्रिटेन, द इंडियंस फेल्ट दे वर बीइंग रूल्ड फ्रॉम द इंग्लैंड, ठीक है ना। उनको लगा कि भाई हम तो इंग्लैंड से रूल हो रहे हैं, ठीक है ना। और दिख ही रहा था कि इंडिया की सारी वेल्थ जो है इट वॉज बीइंग ड्रेन्ड टू द
इंग्लैंड, ड्रेन टू द इंग्लैंड मतलब यहाँ से सप्लाई चल रही थी, ठीक है ना। सारी की सारी जो इंडिया की वेल्थ है, वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ कोल हो गया, आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, सब कुछ जो है यहाँ से लेके जाया जा रहा था। जाया क्या जा रहा था, लूटा जा रहा था, ठीक है ना। इट वॉज अ लूट, इट वॉज अ ब्लंडर, ओके। एंड इट वॉज नॉट यूटिलाइज फॉर देयर वेलफेयर बोल दो, इंडिया के पीपल का तो वेलफेयर इसमें कुछ किया ही नहीं जा रहा था ना, ठीक है ना। मतलब हमारे वेलफेयर के लिए कुछ नहीं होता, वो सारा का सारा जो भी किया जा रहा था वो अपने वेलफेयर के लिए किया जा रहा था, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज हाउ द पॉलिटिकल कॉज comes to an end, and we will continue the other causes in the next video. Till then, be safe, be inside, and keep learning.